हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसकी ओलैप की क्लास को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम जो आपका एक्सपेरिमेंट है सिंपल पेंडुलम, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर हमने इसका जो है थ्योरी डिस्कस की थी, साथ ही साथ जो है प्रोसीजर भी हमने इसका डिस्कस किया था। आज हम इसके ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, साथ ही साथ हम सिमुलेटर के माध्यम से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड के। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने थ्योरी डिस्कस की थी, प्रोसीजर हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव, मटेरियल रिक्वायर, रियल लैब प्रोसीजर हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन की। तो ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप जो है स्टॉप वॉच या जो आपकी स्टॉप क्लॉक है उसका जो है लीस्ट काउंट आप निकालेंगे। ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच और स्टॉप क्लॉक जो कि आपका सेकंड में होगा। इसके बाद डायमीटर ऑफ पेंडुलम, यानी पेंडुलम का जो डायमीटर है उसे आप निकालेंगे जो कि सेंटीमीटर में होगा। रेडियस ऑफ पेंडुलम बॉब, यानी जो पेंडुलम बॉब है उसका जो रेडियस है वो निकालेंगे। कैसे निकलेगा, आप जो है इसका डायमीटर निकालेंगे और उसके आधा कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लेंथ ऑफ थ्रेड प्लस लेंथ ऑफ हुक, यानी लेंथ ऑफ थ्रेड यानी थ्रेड की लंबाई जो कि आप स्केल से नापेंगे, और हुक की लंबाई ये भी आप स्केल से नाप सकते हैं। इनको आप ऐड करेंगे और आपका क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ यानी एल की वैल्यू आ जाएगी। इफेक्टिव लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, तो आपकी इफेक्टिव लेंथ होगी L इक्वल्स टू L प्लस R। ठीक है, तो ये आपकी सेंटीमीटर में होगी और आप मीटर में भी इसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल की। तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पे पहले सीरियल नंबर लिखा गया है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नेक्स्ट है द एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम, यानी पेंडुलम का एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में 4 8 12 16 20 24। नेक्स्ट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम टेकन फॉर 10 ऑसिलेशन, यानी 10 ऑसिलेशन के लिए जो समय लिया जाएगा, और फिर आपका टाइम पीरियड यानी 1/10 या 1/10। ठीक है, इस तरीके से आपका ये टेबल बनेगा। नेक्स्ट अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट है आपका द टाइम पीरियड इज फाउंड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड फॉर स्मॉलर एम्पलीट्यूड एंड विद डिस्प्लेसमेंट लेस देन 10, यानी आप टाइम पीरियड निकालेंगे जिसमें आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 10 डिग्री से कम होगा उसके लिए। फॉर लार्जर एम्पलीट्यूड एंड लार्जर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम चेंजेस विद एम्पलीट्यूड, यानी ज्यादा बड़े एम्पलीट्यूड, ठीक है, बड़े जो आयाम है और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, कोणीय विस्थापन है, उसके लिए आप क्या करेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे कि किस तरीके से टाइम पीरियड जो है या आवर्त काल जो है वो एम्पलीट्यूड के बदलने से बदलता है। अब हम चलते हैं एनिमेशन की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे हम वीडियो के माध्यम से ये देखेंगे कि आप इस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। Simple pendulum, amplitude and time period. The to and fro motion of a swing in the park or that of a pirate ship is called an oscillatory motion. A simple pendulum is a similar object. It consists of a small metallic sphere called pendulum bob suspended by a light inextensible thread from a rigid support. When displaced to one side, it starts swinging back and forth. The point O is called the mean position of the pendulum. The motion of the pendulum from the mean position O to an extreme point A, then to the other extreme point B, and back to O constitutes an oscillation. Time taken for one oscillation is called time period of the pendulum. Do you think all pendulums have same time period? Will the time taken for an oscillation change if we increase the amplitude or the distance from the mean position O? Let's experiment and find it out.
Aim: to study the effect of amplitude on the time period of a simple pendulum. Materials required: heavy iron stand, a split cork, an inextensible thread of about 1.5 meters length, a metallic spherical bob of known radius, a stopwatch, a large size protractor, a meter scale, a sheet of paper and pen. Procedure: take a stopwatch. Find its least count. The least count or the minimum reading that can be taken from this stopwatch is 0.01 seconds. Tie one end of a light inextensible thread of nearly 1.5 meters in length to a metallic pendulum bob of known radius. Radius of our bob is 1.5 centimeters. Find out the length of the thread and the hook together required to make the effective length of the pendulum. L is equal to L plus H plus R, an integer value, say 100 centimeters. Since radius of our bob is 1.5 centimeters, L plus H should be 98.5 centimeters. Measure this distance from the bob and mark it on the thread. Pass the free end of the thread through a split cork such that the 100 centimeters marking is just at the bottom of the cork. Clamp the cork firmly to a heavy iron stand placed on a horizontal table. Make sure that the pendulum bob can move freely. Fix a large size protractor just below the split cork. Ensure that the 0 degree to 180 degree line of the protractor is horizontal and the pendulum, hanging vertically in its rest position, coincides with the 90 degree line of the protractor. Draw two perpendicular lines on a sheet of paper or the surface. Mark it AB and MN. Let them intersect at the point O. Divide line AB through equal divisions of 4 centimeters each on both sides of the point O. Mark the points to the left from O as A1 to A5 and those on the right as B1 to B5. Gently hold the pendulum bob just above the point O. Displace the bob to the first division point OA1 on line AB, keeping the thread stretched. Check the angular displacement of the bob on the protractor attached at the top of the pendulum. Release the bob so that it begins to oscillate about its mean position O with amplitude OA1. Make sure the bob moves along the straight line AB. Observe and record the time taken for 10 oscillations using a stopwatch. The counting of oscillations should begin when the bob of the pendulum passes its mean position while it is oscillating. Calculate the time period. Bring the pendulum at rest in its mean position. Displace the pendulum bob to point A2. Note down the amplitude and angular displacement of the pendulum. Record the time taken for 10 oscillations. Repeat this by displacing the bob to A3, A4 and A5. Record the observations. Plot a graph between the amplitude of the pendulum, A, and the time period, T. Choose appropriate scales. Result. The time period is found to be independent of amplitude for smaller amplitude with angular displacements less than 10 degree. For larger amplitudes or large angular displacements, the time period of the pendulum changes with amplitude. Precautions. The bob of the pendulum must move along the straight line AB. It should not follow an elliptical path.
nor should it spin or jump up and down. Hence, release the bob gently and without a push. Make sure the pendulum moves freely without touching the edge of the table or surface below. Practically, the amplitude may decrease in each swing of the pendulum with time. Thus, the pendulum will not keep on oscillating for a long time. Noting time taken for about 10 oscillations ensures that the amplitude of oscillation does not become too small. अब हम चलते हैं सिमुलेटर की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में आपको कीबोर्ड कंट्रोल्स दिख रहे होंगे। फॉरवर्ड के लिए आप W या अप एरो की का यूज करेंगे, ठीक है। बैकवर्ड के लिए आप S का यूज करेंगे, यहाँ पे मैं S का यूज कर रही हूँ, या एरो डाउन की का आप यूज करेंगे, ठीक है। एरो लेफ्ट का या A का यूज आप लेफ्ट साइड में मूव करने के लिए करेंगे, ठीक है। और राइट के लिए आप D का यूज करेंगे, ठीक है। तो आप इसके आगे जाएंगे, सिमुलेटर जोन में आप एंटर करेंगे, ठीक है। तो आप कीज का यूज करके आप जाएंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं आपके लेफ्ट साइड में स्क्रीन में आप देख सकते हैं, ठीक है, आपका एंगल मेजरमेंट दिखाएगा ऊपर की, ठीक है। और नीचे आपकी स्टॉप वॉच है, ठीक है, ये आपका एंगल है। यहाँ पे आपकी स्टॉप वॉच दी गई है। Z से आपकी स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगी, X से पॉज होगी और C से क्या होगी, स्टॉप वॉच और रीसेट कर। अब आपको क्या करना है, सिमुलेटर में आपको पेंडुलम को ड्रैग करना है, और Q जो आप है, Q आपके कीबोर्ड में जो की होगा उससे आपकी स्विंग है पेंडुलम की, यानी पेंडुलम का जो गति है, गति करना रुकेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसे ऐसे मूव कराएंगे, आप मूव कराएंगे, आप देख सकते हैं साइड में आपको डिफ्लेक्शन दिख रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये आपका B4 है, यहाँ पे हम इसे मूव कराते हैं, तो ये मूव करेगा और इस तरीके से मूव करेगा, और आप क्या करेंगे, रीडिंग्स लिखेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है। और यहाँ पे आपकी टाइमिंग, जैसे आप ये स्टार्ट करोगे Z पे क्लिक करोगे तो ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, और X पे आप करोगे तो स्टॉप हो जाएगा, पॉज हो जाएगा, और रीसेट करने के लिए आपका C, ठीक है। Q से आप क्या कर देंगे, स्टॉप, फिर से करेंगे। आप क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पे जो जैसे आपकी लेंथ ली है पेंडुलम की वो लेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नोट करेंगे, 10 ऑसिलेशन को करने में जितने सेकंड लगेंगे वो भी आप इसे नोट करेंगे, 10 ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम लगेगा उसे भी आप नोट करेंगे, और फिर टाइम पीरियड निकालें, ठीक है। आप ड्रैग करेंगे, यहाँ पे P3 पे कर दिया जैसे हमने, ड्रैग करेंगे और फिर यहाँ पे आप स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे, फिर से हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप यहाँ पे टाइम नोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने जो डिफ्लेक्शन लिया है आप देख सकते हैं, ये जो डिफ्लेक्शन है आपका 50 डिग्री का डिफ्लेक्शन हमने लिया है, ठीक है। आप लिख सकते हैं 0.5, ठीक है, 0.5 डिग्री का डिफ्लेक्शन, ठीक है, 0.5 डिग्री का डिफ्लेक्शन लिया है। टाइम आपका आ गया स्टॉप वॉच में 18.937, ठीक है। तो ये आपका आ गया है, ये बेसिकली आपका सेकंड्स में है। तो इसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल जो है यहाँ पे आप नोट करेंगे, ठीक है, ठीक है।
तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आपका जो है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, टाइम लिखेंगे, टाइम कितना है आपका, और आपने थीटा कितना लिया, 0.5 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम कितना है 18.937। ठीक है, 18.937। तो यहाँ पे आप 18.93 लिख देंगे, यहाँ पे 0.5 लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, तो आपका इस तरीके से आएगा। फिर आप टाइम पीरियड निकालेंगे, तो टाइम पीरियड आपका आएगा 1/18.937। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे आप, और इसकी वैल्यू आप फिर जो आपके पास यहाँ टेबल है, जो ये आपका टेबल है, यहाँ पे आप नोट करें। ठीक है, थीटा की वैल्यू, टाइम, फिर टाइम पीरियड। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो है अलग अलग थीटा के लिए अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे निकालेंगे। हर एक के लिए आपको 4 से 5 रीडिंग लेनी है। ठीक है, फिर उसका आप मीन निकाल। ठीक है, तो इससे आपका जो है यहाँ पे आपकी जो है वैल्यूज आ जाए। इस तरीके से आपको इसे परफॉर्म फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, बॉब को इस तरीके से प्लेस करना है, फिर ये स्विंग करेगा। तो ये आपने 15 डिग्री, थीटा आपकी 15 डिग्री आ गई है, और इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। तो आपको यहाँ पे मिड पॉइंट पर ये 10 बार जब पहुंचेगा एक साइकिल कंप्लीट करके, ठीक है, पहले जैसे एक साइकिल होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरीके से 10 बार। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, साथ ही साथ स्टॉप वॉच आप स्टार्ट कर देंगे, तो आपकी जो है रीडिंग्स इस तरीके से आ जाएगी। इस तरीके से आपका ये एक्सपेरिमेंट हो, तो इसी तरीके से आपको इसे परफॉर्म करना। तो इस तरीके से आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। ठीक है, 5 से 6 बार रीडिंग लेंगे आप। ठीक है, और मेन निकाल देंगे। अब हम वाइवा की तरफ चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग फीचर ऑफ द थ्रेड यूज्ड इन अ सिंपल पेंडुलम। यानी आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है कि जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका जो धागा होता है, उसका जो थ्रेड होता है, उसका फीचर नहीं है। पहला इलास्टिक, दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा है इनएक्सटेंसिबल, और चौथा है आपका वेटलेस। अब अगर हम वेटलेस की बात करें, यानी इसका कोई भार नहीं होता, ये कहा गया है। इनएक्सटेंसिबल यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी खिंचाव नहीं आता है। फ्लेक्सिबल यानी ये इधर उधर मुड़ सकता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल। और इलास्टिक यानी इस पे खिंचाव आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें, तो सिंपल पेंडुलम का जो थ्रेड होता है वो इलास्टिक नहीं होता, बाकी वो वेटलेस होता है, इनएक्सटेंसिबल भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंडुलम बॉब फ्रॉम द मीन पोजिशन इज। यानी अगर पेंडुलम के बॉब को उसके मेन पोजिशन, ठीक है, उसकी मेन पोजिशन से विस्थापित किया जाए, तो सबसे दूर जो विस्थापन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। पहला है फ्रीक्वेंसी, दूसरा है टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल, तीसरा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन, और चौथा है एम्पलीट्यूड। तो अगर हम बात करें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, यानी आयाम। ठीक है, नेक्स्ट है अ सेकेंड पेंडुलम इज अ पेंडुलम विद अ टाइम पीरियड। यानी वह पेंडुलम जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंड पेंडुलम कहते हैं, उसका टाइम पीरियड कितना होता है, उसका आवर्तकाल कितना होता है। तो सेकेंड पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है वो 1 सेकेंड होता है। नेक्स्ट है द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज। यानी सिंपल पेंडुलम जो है उसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ पेंडुलम थ्रेड एंड द रेडियस ऑफ बॉब, length of pendulum thread and the diameter of bob, length of pendulum thread half the length of pendulum thread। यानी आपसे कहा है कि जो पेंडुलम की धागा है और बॉब का रेडियस, बॉब की त्रिज्या, पेंडुलम की धागे की लंबाई और बॉब का व्यास, या पेंडुलम की जो धागा है उसकी लंबाई, या पेंडुलम के धागे की लंबाई का आधा।
तो यहाँ पर जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो रेडियस और पेंडुलम की जो धागा है उसकी लंबाई का योग होता है, उसका जो है एडिशन, या उन दोनों को आप ऐड कर दो तो तब आपके पास इफेक्टिव लेंथ आती है। ठीक है। अ मोशन दैट रिपीट्स आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कुछ समय बाद जो गति खुद को दोहराती है उसे क्या कहते हैं, तो वो आपकी पीरियोडिक मोशन यानी आवर्तिक गति होती है। ठीक है। तो ये हमारे कुछ वाइवा के क्वेश्चन हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। तो बच्चों आज हमने जो आपका एक्सपेरिमेंट है सिंपल पेंडुलम, इसे कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। आपको इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है 5 से 6 बार। अपना जो आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसे आपको अपनी लैब की जो नोटबुक है उसमें लिखना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।